गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू रोशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का रोशन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग प्रत्येक दिन कोशिश करते हैं किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, आज कुछ टॉपिक के साथ हम आए हैं। चलिए, वक्त को जाया किए बिना हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, अनुसूचित क्षेत्र किसे कहते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत एक विशाल देश है और विशाल देश होने के नाते यहाँ पे कई विविधताएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां रहने वाले लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। ऐसे क्षेत्र के विकास हेतु संविधान में अलग से विशेष प्रावधान रखे गए हैं। दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में मूल संविधान में 5वीं अनुसूची में वर्णित है, जिसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो राष्ट्रपति किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात बढ़ा भी सकता है। और दोस्तों, किसी अनुसूचित क्षेत्र में केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने अनुसूचित क्षेत्र के बारे में समझा। तो दोस्तों, अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ईयर प्रिंटिंग हो सकता है आप लोगों के लिए कई लोगों के लिए नया शब्द हो, लेकिन फिंगर प्रिंटिंग के बारे में आप लोग अवगत होंगे। दोस्तों, फिंगर प्रिंटिंग की तरह ईयर प्रिंटिंग भी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपराधियों को पहचाना जा सकता है। दोस्तों, अपराधियों को पकड़ने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, फिर भी न्यायालय उसे सिद्ध करना एक जटिल चुनौती रहती है। फिंगरप्रिंट अर्थात उंगलियों की छाप से अपराधियों की पकड़ने की विधि अब बहुत पुरानी होती जा रही है। आधुनिक वैज्ञानिक कान के छाप के जरिए अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष प्रयास में जुटे हुए हैं। दोस्तों, ब्रिटेन के वैज्ञानिक अब इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि यूरोप के प्रत्येक सजायाफ्ता अपराधी के कानों की छाप को संग्रहित किया जाए। इससे ऐसे अपराधियों को पकड़ना आसान हो जाएगा जो अपराध करते समय हाथों में दस्ताने पहनते हैं। कंप्यूटर तकनीकी के जरिए वैज्ञानिक अब लूटे गए घर या कारों की खिड़कियों पर आमतौर पर पाए जाने वाले कानों के निशान की वर्गीकरण कर अपराधियों को पहचान करवा सकते हैं। दोस्तों, आरंभिक तौर पर इस अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि प्रत्येक कान एक दूसरे कान से किन रूपों में भिन्न होता है। कान के छाप भी व्यक्ति के डीएनए की तरह न्यायालय में पेश किए जाने लायक अकाट्य सबूत है। दोस्तों, इस तकनीकी पर आगे अभी और संधान कार्य चल रहा है और यूरोपीय संघ इस पर काफी व्यय भी कर रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने ईयर प्रिंटिंग के बारे में समझा। ईयर प्रिंटिंग क्या होता है, ये इस पे कैसे काम चल रहा है। तो हम लोग अब दोस्तों आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में न्यूज में आया था कच्छतीय द्वीप का विवाद। तो चलिए इस विवाद को हम लोग समझते हैं। हाल ही में तमिलनाडु की दो प्रमुख पार्टियां के नेताओं ने भारत सरकार से मांग की थी कि भारत सरकार श्रीलंका से कच्छतीय द्वीप वापस ले, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यह द्वीप सदैव भारत का नियंत्रण रहा है। इस तरह की मांग तमिलनाडु के नेताओं द्वारा पहले भी उठाई जा चुकी है। दोस्तों, दोनों देशों के बीच में स्थित 300 गज चौड़े कच्छतीय द्वीप की संप्रभुता का विवाद वर्ष 1968 में शुरू हुआ था। तमिल नागरिक की समस्या के समाधान के साथ ही दोनों देशों ने वर्ष 1974 में ही कच्छ द्वीप की संप्रभुता पर का विवाद निपटा लिया था। भारत ने उदारता दिखाते हुए इस द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता स्वीकार कर ली, लेकिन इस द्वीप में कुछ सीमाओं के साथ भारतीय मछुआरों को भी आने जाने की स्वतंत्रता दी गई थी। फिर भी वर्तमान में श्रीलंका द्वारा भारत के मछुआरों के विरुद्ध धरपकड़ कार्यवाही यदाकदा दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन जाती है। श्रीलंका का आरोप है कि भारतीय मछुआरे श्रीलंका की समुद्री सीमाओं में प्रवेश कर जाते हैं। कई बार इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है कि श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को तथा उनकी नौकाओं को पकड़ लिया तथा मछुआरों को छोड़ने के बाद भी उनकी नौकाएं वापस नहीं दी गई। इससे तमिलनाडु में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तथा वहां के नेता कच्छतीय द्वीप की संप्रभुता का विवाद उठा देते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने कच्छतीय द्वीप के बारे में समझा। ये हाल ही में न्यूज़पेपर में आया था, तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक की ओर। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का एक महत्वाकांक्षी योजना है। दोस्तों, आप लोगों को ये भी समझना चाहिए, भारत इस प्रकार की इनिशिएटिव का हमेशा से विरोध करता आया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इस योजना के द्वारा विश्व के राष्ट्रों को एक दूसरे से सड़क एवं रेल मार्ग से जोड़ना है। इसका उद्देश्य दोस्तों आर्थिक व्यापार को बढ़ाना है। इस योजना में कई अन्य छोटे प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्यादि। दोस्तों, इस योजना का शुरुआत वर्ष 2013 में हुआ था। इसमें पुराने सिल्क रोड को भी पुनर्जीवित करने की योजना है। दोस्तों, भारत इसे स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, इसमें 68 राष्ट्र सम्मिलित हैं। दोस्तों, इसका प्रारंभिक नाम वन बेल्ट वन रोड था, जो बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो गया। दोस्तों, यहाँ पे सिल्क रोड की भी बात की गई है। दोस्तों, भारत के प्राचीन महान शासक कनिष्क द्वारा बनाया गया था, जिसकी सीमाएं भारत से लग के चीन होते हुए यूरोप तक जाती थी। तो दोस्तों, हम लोगों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखा। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर दोस्तों मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।